गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 11 के आंकिक प्रश्नों एवं जो भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं उनका रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल है कण की तरंग प्रकृति का समर्थन करने वाले प्रयोग का नाम लिखिए। तो ये जाना पहचाना प्रश्न है। उत्तर है डेविसन जर्मर प्रयोग। क्या उत्तर है इसका? डेविसन जर्मर प्रयोग, जिसका हमने वर्णन पिछली वीडियो में किया था। अगला प्रश्न है समान वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन में से किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिक होगी? समान वेग से गतिशील हैं तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य किसकी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की? तो इसका उत्तर हमको लिखना है। तो हम जानते हैं कि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र होता है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो यहाँ पर एच है प्लांक नियतांक और पी है कण का संवेग। तो यहाँ पर जो कण का संवेग p है उसका कण का संवेग p इज इक्वल टू mv होता है। तो यहाँ पर h अपॉन mv। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी द्रव्यमान ज़्यादा तो तरंगदैर्ध्य कम और द्रव्यमान कम तो तरंगदैर्ध्य ज़्यादा प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो प्रकार के कण है, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, किसका द्रव्यमान ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me और प्रोटॉन का द्रव्यमान mp। हम जानते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसकी तरंगदैर्ध्य कम। प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य से कम प्राप्त होगी। तो इसका उत्तर आएगा कि प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य से कम प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है कि 400 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। जाना पहचाना सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल इस साल भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था कि विभवांतर का मान दिया है और इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की गणना वो करवा रहा है। तो इसका हमने सीधा सा सूत्र हमको याद है, हमने वीडियो में देखा था। इलेक्ट्रॉन के लिए लगेगा केवल ये सूत्र, प्रोटॉन के लिए नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर वी क्या है? विभवांतर है। हमको कुछ नहीं करना है, केवल 12.27 में अंडर रूट वी, तो ये विभवांतर जो है उसका मान यहाँ पर हमको रख देना है। तो यहाँ पर विभवांतर 400 वोल्ट है तो हमने मान रख दिया। सीधा उत्तर इसका एंगस्ट्रॉम में निकल कर आएगा। तो 12.27 और 400 का वर्गमूल होता है 20। 400 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो 20 प्राप्त होता है। तो 12.27 में यदि हम 20 का भाग लगाते हैं तो हमें उत्तर मिलता है 0.6135 एंगस्ट्रॉम। तो ये विद्यार्थी अक्सर क्या गलती करते हैं, इसका वर्गमूल निकाल के नहीं आते। 400 का 400 ही लिख के आ जाते हैं या 400 का 200 लिख देते हैं वर्गमूल। उनको वर्गमूल निकालना आता ही नहीं है, जबकि हमें पता है कि 400 का वर्गमूल 20 होता है। तो हमको 12.27 में यहाँ 20 का भाग लगाना है और हमें एंगस्ट्रॉम में उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी सवाल आता है तो आपको वीडियो में भी बताया गया था कि हमें केवल विभवांतर का मान यहाँ पर रखना है, 12.27 में उसका भाग लगाना है, लेकिन उससे पहले विभवांतर का वर्गमूल हमको यहाँ पर निकालना होगा और सीधा उत्तर हमें एंगस्ट्रॉम में प्राप्त होगा। अब देखिए आप तीसरा सवाल। किसी धातु का कार्यफलन दिया हुआ है 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल कार्यफलन दिया हुआ है, उसके लिए दहली आवृत्ति का मान ज्ञात करो। तो दहली आवृत्ति ν0 का मान ज्ञात करवा रहा है और कार्यफलन का मान दिया गया है। तो हम इसका उत्तर निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कार्यफलन, और कार्यफलन को हम W से लिखते हैं। W कितना होता है? h/0। ये इसका सूत्र है कार्यफलन का, और इसका मान कितना दिया हुआ है हम उसको लिख लेंगे। ध्यान रहे, हमें अगर मात्रक CGS पद्धति में दिया हुआ है तो उसे SI पद्धति में कन्वर्ट करना होगा। और कई बार हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमको वो कट जाते हैं कई बार ऊपर और अंश और हर में से। तो इस प्रकार हमको देखना पड़ता है प्रश्न के अंदर, वैसे अक्सर हमको SI पद्धति में ही कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने
जो कार्यफलन है उसका मान लिख दिया है जो दिया गया है। अब हमसे पूछ रहा है दहली आवृत्ति का मान ज्ञात करो, और दहली आवृत्ति कितनी है, न्यू नोट है, तो न्यू नोट का मान वो पूछ रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे न्यू नोट का मान 6.63 गुणा 10 की घात -34 अपॉन h। इस h को नीचे ले गए हम, और h कितना होता है, प्लांक नियतांक। यहाँ पर हम प्लांक नियतांक का मान रख देंगे 6.62 गुणा 10 की घात -34। तो 10 की घात -34 से ये 34 घट गया। देखिए ये प्रश्न में मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर 10 की घात -34 नहीं है, 10 की घात -19 है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिए कि 10 की घात -19 है कार्यफलन में। यहाँ पर भी 10 की घात -19 और यहाँ पर भी 10 की घात -19, 10 की घात -19, 10 की घात -19। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर तो अंश में 10 की घात -19 है और हर में 10 की घात -34 है। तो 10 की घात -34 जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात 15 हो जाएगा। 10 की घात -34 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +34 हो जाएगा, और +34 में से -19 को घटाएंगे तो 10 की घात 15 मिलेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 6.63 है और नीचे 6.62 है, तो हमें इसको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, लगभग ये कट रहे हैं, इनका मान 1 हो जाएगा ऊपर अंश और हर में से, इनको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि सीधा उत्तर हमारा किस में आएगा, 10 की घात 15, और मात्रक होता है हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। तो इस प्रकार हमें दहली आवृत्ति न्यू जीरो का मान 10 की घात 15 हर्ट्ज प्राप्त होता है। अगला सवाल है, यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है और उसमें निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य का ग्राफ दिया गया है, और दो धातुओं के लिए दिया गया है P और Q के लिए। ये ग्राफ अलग अलग है, सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो सवाल है किस धातु की दहली तरंग दैर्ध्य है और किस धातु की कार्यफलन अधिक होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक धातु P है और दूसरी धातु Q है। हम देख रहे हैं कि निरोधी विभव आवृत्ति के समानुपाती है, P के लिए भी और Q के लिए भी, जैसा कि होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो आवृत्ति Q है, धातु Q है, उसके लिए आवृत्ति हमको अधिक प्राप्त हो रही है। देखिए उसका ग्राफ हमको कहाँ प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और धातु P के लिए ग्राफ आवृत्ति कहाँ प्राप्त हो रही है, यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो धातु Q के लिए जो दहली आवृत्ति है वो हमको यहाँ पर प्राप्त हो रही है, इसलिए धातु Q का कार्यफलन अधिक होगा, क्योंकि इसके लिए दहली आवृत्ति हमको अधिक प्राप्त हो रही है। तो धातु Q का कार्यफलन अधिक होगा, क्योंकि कार्यफलन W = H न्यू नोट होता है, जहाँ पर न्यू नोट दहली आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति कम किसकी है, धातु P की है। तो जिसकी आवृत्ति कम होगी उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, क्योंकि आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब देखिए अगला सवाल, फिर वही सवाल आ गया। अभी हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का उदाहरण लिया था, अब हम प्रोटॉन और अल्फा कण का यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है, दोनों की गतिज ऊर्जा समान है। इनमें से किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लघुत्तर होगी, लघुत्तर अर्थात छोटी होगी, अल्फा की या प्रोटॉन की। किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लघुत्तर होगी, लघुत्तर मीन्स छोटी होगी। तो हमको वही डी ब्रोगली का सूत्र लगाना है, लैम्डा = H/P, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र। और P को हम यहाँ गतिज ऊर्जा के रूप में लिख रहे हैं, क्योंकि गतिज ऊर्जा संवेग जो होता है वो गतिज ऊर्जा के रूप में कितना होता है, P = √2mE। तो यहाँ पर लैम्डा = H/√2mE होगा। यहाँ पर H प्लांक नियतांक है, 2 एक संख्या है, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए। E गतिज ऊर्जा है जो कि दोनों के लिए समान है, सवाल में दिया हुआ है, तो E भी फिक्स हो गई, दोनों के लिए समान है। तो बचा क्या, केवल m, अर्थात जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है वो द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य घटेगी, द्रव्यमान घटेगा तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी। अब हमको देखना है कि एक कण तो प्रोटॉन है और दूसरा कण है अल्फा, इनमें से किसका द्रव्यमान ज़्यादा है। तो हमें पता है अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 4 गुना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कौन सा कण भारी हो गया, अल्फा कण भारी है, और अल्फा कण यदि भारी है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी, क्योंकि लैम्डा m के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अल्फा कण भारी होने के कारण उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लघुत्तर होगी या कम होगी। अगला सवाल देखिए, किसी धातु की दहली आवृत्ति दी हुई है, हमें किसी धातु की दहली आवृत्ति दी गई है।
और ये दहली आवृत्ति कितनी दी गई है, 2.2 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज़ ये दी गई है। दहली आवृत्ति का मान दिया गया है, तो जो चीज़ दी गई है उनको हम पहले लिख लेंगे। दहली आवृत्ति दी गई है, हर्ट्ज़ के रूप में है, एसआई पद्धति में है, तो हमने दहली आवृत्ति μ0 का मान यहाँ पर लिख लिया है। अगला कह रहा है, अब यदि उस धातु पर 7.2 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज़ आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित है, तो ये कौन सी आवृत्ति होगी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, और आपतित प्रकाश की आवृत्ति को हम न्यू से लिखते हैं। दहली आवृत्ति को न्यू नॉट से और आपतित प्रकाश की आवृत्ति को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर न्यू का मान हो गया 7.2 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज़। ये भी हर्ट्ज़ एसआई पद्धति में है, इसलिए भी हमने इसको सीधा ही लिख लिया है। अब पूछ क्या रहा है, तो अंतक वोल्टता ज्ञात कीजिए, और अंतक वोल्टता को हम कहते हैं निरोधी विभव V0, और हम आइंस्टीन की समीकरण से जानते हैं EV0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू 0 होता है। ये आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है, इसको सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। तो यहाँ से निरोधी विभव V0 कितना हो गया, H/E न्यू माइनस न्यू नॉट, ये सूत्र है। अब हमको सबके मान रखने हैं, तो सबसे पहले H का मान रख दिया हमने 6.63 गुणा 10 की घात माइनस 34। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। न्यू कितना है, 7.2 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज़, माइनस न्यू नॉट कितना है, 2.2 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज़। सारे मान हमने यहाँ पर रख दिए। रखने के बाद अब हम इसको हल करेंगे। तो देखिए V0 कितना होगा, 6.63 गुणा 10 की घात माइनस 34, और नीचे है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अंदर देखिए ब्रैकेट में यहाँ भी 10 की घात 14 है, यहाँ भी 10 की घात 14 है, तो 10 की घात 14 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, 7.2 माइनस 2.2, और 10 की घात 14 क्या आ गया, कॉमन आ गया बाहर। तो अंदर क्या रह गया, 7.2 माइनस 2.2। 7.2 में से जब 2.2 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 5। 7.2 में से जब 2.2 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5। तो अब देखिए, अब हम पहले घातों को हल कर लेते हैं। 6.63, 1.6 और ये ऊपर 5, इनको हमने एक साथ लिख लिया, और घातों के रूप में हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऊपर है 10 की घात माइनस 34 और 10 की घात प्लस 14, तो ये हो गया 10 की घात माइनस 20, माइनस 34 और प्लस 14 कितना रह गया, 10 की घात माइनस 20, और नीचे है 10 की घात माइनस 19। तो 10 की घात माइनस 19 जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस 19 हो जाएगा, और क्या बचेगा, केवल 10 की घात माइनस 1। क्या बचेगा, 10 की घात माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, 6.63 गुणा 5 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 33.15 में 1.6 का भाग लगाएंगे, और यहाँ पर कितना है, 10 की घात माइनस 1। 10 की घात माइनस 1 का मतलब होता है 1/10। कितना होता है, 1/10। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब इसको हम हल करते हैं तो क्या मिलता है, 33.15, और नीचे जब 1.6 को 10 से गुणा करेंगे तो 16। तो 16 का भाग जब हम 33.15 में लगाएंगे तो उत्तर हमें प्राप्त होगा 2.069 वोल्ट। भाग लगाने के बाद अतः निरोधी विभव V0 का मान 2.069 वोल्ट प्राप्त होगा। अगला सवाल है, सीजियम धातु के लिए दहली आवृत्ति का मान 5.16 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज़ है, तो इसका कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है, जूल में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया गया है दहली आवृत्ति न्यू नॉट का मान कितना दिया हुआ है, 5.16 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज़, और पूछ रहा है वो कार्यफलन। तो कार्यफलन W का मान होता है, W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और एच न्यू नॉट जो है कार्यफलन जूल में प्राप्त होता है, इसका मान जूल में, इसका उत्तर जूल में आएगा, और हमको पूछ किस में रहा है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बस यहीं पर हमको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम जूल में मान ज्ञात करते हैं। तो H का मान हो गया 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34, और न्यू नॉट का मान है 5.16 गुणा 10 की घात 14 है। ये उत्तर किस में मिलेगा, जूल में मिलेगा। 10 की घात माइनस 34 को 10 की घात 14 से हम देखते हैं तो 10 की घात माइनस 20 प्राप्त होता है। बाकी संख्या को हमने एज इट इज़ लिख लिया है। अब हमको इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल के बराबर होता है। तो 1 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, इसको हम भाग लगा देंगे। सीधा सा है
इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से गुणा करना है, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का भाग लगाना है। तो हम इस पूरे मान के अंदर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का भाग लगा देंगे। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, 6.62 गुणा 5.16, नीचे 1.6 गुणा, अब 10 की घात माइनस 19 जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस 19 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 की घात माइनस 1, और 10 की घात माइनस 1 का मतलब होता है 1/10, यानी 10 का भाग लगेगा तो 16, 1.6 गुणा 10 16 हो जाएगा, तो 6.62 गुणा 5.16 और भाग 16, तो उत्तर हमें मिलेगा 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए अगला सवाल, अब ये सवाल उल्टा सवाल है। विभवांतर V द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान दिया हुआ है 0.1227 नैनोमीटर, तो त्वरक विभव V का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर त्वरक विभव V का मान पूछ रहा है। पिछले सवाल में त्वरक विभव V का मान दिया हुआ था और डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य पूछ रहा था। इस सवाल में डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य दी हुई है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य दी हुई है और त्वरक विभव V का मान पूछ रहा है, उल्टा सवाल है। तो यहाँ पर जो चीज़ दी गई है पहले उसको लिखेंगे हम। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्बडा ई का मान कितना दिया हुआ है 0.1227 नैनोमीटर। अब ये देखिए हमने यहाँ देखा कि मान नैनोमीटर में दिया हुआ है तो हमें इसको मीटर में बदलना होगा, और नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर, तो 10 की घात माइनस 9 से हम इसको गुणा कर देंगे। अब हम जानते हैं कि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य इलेक्ट्रॉन के लिए ये सूत्र क्या होता है 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। ये मान किस में होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है, ये मान किस में होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है। इसलिए एंगस्ट्रॉम को हमको मीटर में बदलना होगा यहाँ पर, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात माइनस 10 से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमको पूछ क्या रहा है, वो त्वरक विभव V का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से हम √V को इधर रखेंगे तो लैम्बडा ई नीचे चला जाएगा, तो क्या बचेगा 12.27 गुणा 10 की घात माइनस 10, √V इधर चला गया और लैम्बडा ई नीचे आ गया, ठीक है, वज्रगुणा कर दिया है हमने। अब हम इस सूत्र में लैम्बडा ई का मान रख देंगे। लैम्बडा ई का मान रख दिया हमने। सबसे पहले घात को देखेंगे, 10 की घात माइनस 9 जब ऊपर जाएगी तो प्लस 9 हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा 10 की घात माइनस 1, और यहाँ पर बचेगा 12.27/0.1227। अब 10 की घात माइनस 1 का मतलब क्या होता है 1/10, 1/10 होता है, तो 0.1227 से जब 10 का गुणा होगा तो 1.227 बन जाएगा। तो 12.27 में जब 1.227 का भाग लगाएंगे तो हमको उत्तर मिलेगा 10, ठीक है। यहाँ 12 है और यहाँ 1 है, यहाँ 12 है और यहाँ 1.2 है, तो उत्तर कितना आएगा भाग लगाएंगे जब 10। केवल एक पॉइंट का ही तो फर्क है, लेकिन ये मान किसका मिला है, √V का मान आया है 10, और मान किसका चाहिए V का, तो V का मान चाहिए तो ये वर्गमूल हटाना पड़ेगा, और वर्गमूल हटाएंगे तो यहाँ पर 10 का वर्ग हो जाएगा और उत्तर मिलेगा 100 वोल्ट। देखिए एक बहुत ही सिंपल सवाल है, यदि निरोधी विभव 1.5 वोल्ट है तो उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। निरोधी विभव V0 का मान दिया हुआ है और Kmax का मान पूछ रहा है। हमें ये पता होना चाहिए सवाल में कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो जो दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया, V0 का मान दिया हुआ है 1.5 वोल्ट 1.5, और पूछ कह रहा है Kmax। हम जानते हैं Kmax इज इक्वल टू EV0 होता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था, अधिकतम गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू EV0। तो यहाँ पर E का मान E और V0 का मान 1.5 वोल्ट हमने यहाँ पर रख दिया। तो देखिए E तो ये रहा, वोल्ट ये रहा, तो बचा क्या 1.5, तो उत्तर आ गया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। देखिए अगला बहुत ही सिंपल सवाल है, एक क्वांटा मतलब फोटोन की आवृत्ति कितनी है, 10 की घात 15 हर्ट्ज है। ये कैसा क्वांटा है, जो धातु के पृष्ठ पर गिर रहा है, फोटोन, यानी प्रकाश की आवृत्ति दे रखी है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति 10 की घात 15 हर्ट्ज। तो इसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी कितनी ऊर्जा वो फोटोन लेकर आ रहा है। तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से E इज इक्वल टू एच न्यू। तो H का मान हो गया 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34, और न्यू का मान हो गया 10 की घात 15। तो हम यहाँ देख रहे हैं 6.62 गुणा 10 की घात, ये माइनस 34 है, 10 की घात 15 है, तो माइनस 19। ये मान किस में आएगा, जूल में आएगा, SI पद्धति में आएगा। तो ये उत्तर सही है। हम इसका मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ज्ञात कर सकते हैं। हमने अभी पिछले सवाल में बताया था कि जूल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का भाग लगाया जाता है। तो
तो हम 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का भाग लगा देंगे, तो 10 की घात माइनस 19 से 10 की घात माइनस 19 कट जाएगी, बचेगा 6.62 अपॉन 1.6। तो 1.6 का जब हम 6.62 में भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न हल किए। अब एक दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं कुछ, मैं उनके बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। जैसे किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है, एबेसिडे का सवाल है वस्तुनिष्ठ का, और इस पार्ट में से एक सवाल वस्तुनिष्ठ भी आएगा। तो किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है, पहला ऑप्शन है प्रकाश स्रोत व धातु के मध्य की दूरी पर, दूसरा ऑप्शन है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, तीसरा ऑप्शन है धातु एवं उसके पृष्ठ की प्रकृति पर, और चौथा ऑप्शन है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। तो हम जानते हैं कि जो धातु का कार्यफलन होता है वो धातु की प्रकृति है, यानी धातु के ऊपर निर्भर करता है कि हमने धातु का पृष्ठ कौन सा लिया है, सोना, चांदी, सीजियम, सोडियम, कौन सा हमने धातु उसमें लिया है। तो ये धातु के पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन इसका उत्तर होगा। दूसरा सवाल है प्रकाश विद्युत धारा का मान निर्भर करता है। प्रकाश विद्युत धारा किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है केवल प्रकाश की तीव्रता पर, दूसरा है प्रकाश की आवृत्ति तथा स्रोत व धातु के मध्य की दूरी पर, तीसरा ऑप्शन है धातु के कार्यफलन पर, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो हम जानते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा का मान केवल तीव्रता पर निर्भर करता है, यानी तीव्रता पर केवल प्रकाश विद्युत धारा निर्भर करती है, बाकी कुछ भी निर्भर नहीं करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल प्रकाश की तीव्रता पर। तीसरा सवाल है फोटोन का संवेग होता है। फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग ये पूछ रहा है और ऑप्शन दे रखा है, पहला है एच न्यू, दूसरा ऑप्शन है एच सी, तीसरा ऑप्शन है एच न्यू अपॉन सी, और चौथा ऑप्शन है सी अपॉन एच न्यू। देखिए हम जानते हैं प्लांक के नियम से E बराबर एच न्यू और आइंस्टीन से E बराबर एम सी स्क्वायर, तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, या एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। अगर हम एम सी स्क्वायर को ऐसे लिख लें, एम सी गुना सी इज इक्वल टू एच न्यू, और एम सी को इधर रख लें तो एच न्यू अपॉन ये सी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और एम इंटू सी द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल संवेग होता है। तो ये उत्तर आ जाएगा एच न्यू अपॉन सी, अर्थात तीसरा ऑप्शन इसका उत्तर होगा। क्योंकि ये बात कर रहा है फोटोन की, इसलिए संवेग P बराबर एम वी, ये सूत्र होता है P बराबर एम वी, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, फोटोन की, और फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, तो यहाँ पर P बराबर एम सी होगा, इसलिए हमने एम सी को यहाँ पर P लिख दिया है। तो इसका उत्तर होगा एच न्यू अपॉन सी। अगला प्रश्न है, ये आपको क्लास में भी हल करवाया गया था, कि एक धातु से हरे रंग के प्रकाश के आपतन पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। कि जब धातु के पृष्ठ पर हरे रंग का प्रकाश डाला जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। तो निम्न रंगों के समूह में से किस समूह के प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होगा? कि कौन, हम 4 समूह दे रखे हैं, पीला, नीला, लाल, मैं यहां लिख देता हूं, पीला, नीला, लाल, दूसरा है बैंगनी, लाल, पीला, बैंगनी, लाल और पीला, तीसरा है बैंगनी, नीला, पीला, बैंगनी, नीला, पीला, और चौथा है बैंगनी, नीला और आसमानी। और वो कह रहा है कि हरे रंग का प्रकाश डाल रहे हैं तो प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव परिलक्षित होता है। तो पूछ रहा है कि बताओ इन चारों ग्रुप में से कौन से प्रकाश के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न उत्सर्जन संभव होगा। तो देखिए हम जानते हैं प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विबग्योर, विबग्योर। तो सवाल में दिया हुआ है हरे रंग के प्रकाश से उत्सर्जन शुरू हो रहा है, तो हरा रंग कहाँ पर आ रहा है, ये रहा। ये इससे ऊपर जो है अधिकावर्ती हैं, इससे ग्रीन से नीचे निम्नावर्ती हैं, ठीक है। 7 रंगों में से ग्रीन से ऊपर जाएंगे तो अधिकावर्ती और नीचे जाएंगे तो ग्रीन से कम आवृत्ति होगी। और हम जानते हैं धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालने पर ही प्रकाश उत्सर्जन संभव होगा, ठीक है। तो ग्रीन से ऊपर अधिक आवृत्ति कौन सी है, बैंगनी, नीला, आसमानी, VIB,
ठीक है, इनकी आवृत्ति हरे रंग से अधिक है, इसलिए इन तीनों रंगों के द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव होगा। जबकि YOR पीला, नारंगी और लाल जो रंग हैं, इनकी आवृत्ति हरे रंग की आवृत्ति से कम है, इसलिए इन तीनों के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव परिलक्षित नहीं होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बैंगनी, नीला, आसमानी। ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश स्रोत एवं प्रकाश विद्युत सेल के मध्य दूरी में वृद्धि करने पर निरोधी विभव के मान में, पहला ऑप्शन है वृद्धि होती है, दूसरा कमी होती है, तीसरा कोई परिवर्तन नहीं होता है और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूरी से प्रकाश विद्युत प्रभाव पर या निरोधी विभव के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखा और भी सवाल इसमें से छोटे सवाल बन सकते हैं, जैसे कि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, अनिश्चितता सिद्धांत किसे कहते हैं, या हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत का सूत्र लिखिए। तो इसके अलावा डी ब्रोगली की परिकल्पना लिखिए, या डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए, या आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखिए, या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का सूत्र लिखिए। तो वो सारे सवाल हमने रिवीजन वीडियो में देखे थे। उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों को सही हल कर आएंगे।